Hello students, welcome to Vinay classes. Today we will discuss about 10 previous year questions of electricity class 10th. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मीन्ड बाय द स्टेटमेंट दैट द रेटिंग ऑफ अ फ्यूज इन अ सर्किट इज 5 एम्पियर. एक सर्किट है जिसमें एक फ्यूज लगा हुआ है और फ्यूज की जो रेटिंग है वो 5 एम्पियर है. तो इसका क्या मतलब हुआ? तो जो फ्यूज पर रीडिंग लिखी हुई होती है उसका मतलब है कि फ्यूज उतने एम्पियर के करंट को ही उसमें से क्या होने देता है, पास होने देता है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये फ्यूज है और इस फ्यूज पर अगर 5 एम्पियर लिखा है तो इसमें मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है? इसमें मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर ही फ्लो हो सकता है. इससे ज्यादा करंट अगर इसमें फ्लो होता है तो इसमें ये जो आपको अंदर वायर दिख रहा है, ये वायर क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और करंट का फ्लो ना रुक जाता है. ठीक है, तो किसी भी फ्यूज पर लिखा हुआ जो रीडिंग है उसका मतलब ये हुआ कि उसमें उतना मैक्सिमम करंट जो है वो फ्लो हो सकता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. नेम द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब. अगर हम लोग बल्ब के फिलामेंट की बात करें तो ये किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन. ठीक है, ये देखो, ये फिलामेंट, ये ग्लो होता हुआ आपको पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट जो है ये हमारा फिलामेंट होता है और ये बेसिकली किससे बना हुआ होता है? ये वाला पार्ट हमारा टंगस्टन से बना हुआ है. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन इलेक्ट्रिक एनर्जी. व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट. इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है और इसकी एसआई यूनिट क्या है? तो देखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को फ्लो करने के लिए या फिर करंट को मेंटेन रखने के लिए जो सोर्स के द्वारा वर्क डन होता है, सोर्स यहां पर कोई सेल या कोई बैटरी होती है, जो सोर्स के द्वारा वर्क डन होता है वही वर्क डन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाता है. ठीक है, तो किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन रखने के लिए सोर्स से जो वर्क डन होता है वही वर्क डन क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाता है. अगर हम इसकी बात करें कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है जूल. ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को. डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर. व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट. इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है और इसकी एसआई यूनिट क्या है? तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट पर यूनिट टाइम. यानी पर यूनिट टाइम में किसी भी सर्किट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम पावर बोलते हैं. और बात करें इसकी एसआई यूनिट की, तो इसकी एसआई यूनिट होती है वॉट या फिर हम कह सकते हैं जूल पर सेकंड. ये हम लोगों ने समझा था कि अगर पावर का फॉर्मूला देखें तो क्या आएगा? एनर्जी पर यूनिट टाइम, जैसा कि डेफिनेशन में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो एनर्जी अपॉन टाइम इसका ये फॉर्मूला हो गया, पावर इज इक्वल टू, अगर इसके हम फॉर्मूले की बात, इसके हम यूनिट की बात करें तो वॉट, या फिर हम यूनिट क्या लिख सकते हैं? एनर्जी की यूनिट होती है जूल और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो जूल पर सेकंड भी इसकी यूनिट लिखी जा सकती है. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज हैविंग लेजर रेजिस्टेंस, अ 60 वॉट बल्ब और अ 40 वॉट बल्ब. तो 60 वॉट पावर का एक हमें बल्ब दिया है और एक बल्ब दिया हमें 40 वॉट का, और हमसे पूछा है किसका रेजिस्टेंस कम होगा. चलिए देखते हैं फॉर्मूले को. फॉर्मूला क्या होता है? तो P बराबर V स्क्वायर अपॉन R होता है. ठीक है, और यहां से हम देखें तो पोटेंशियल तो हमारे पास कांस्टेंट है, घर में 2 बल्ब हमारे लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पोटेंशियल जो है 220 के आसपास का होगा, तो फिक्स है. अब अगर हम पावर और रेजिस्टेंस को देखें तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो रेजिस्टेंस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर पावर ज्यादा होगा वहां पर रेजिस्टेंस कम होगा. ठीक है, और जहां पर पावर कम होगा वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. तो हम देख सकते हैं 60 वॉट बल्ब, इसका पावर ज्यादा है किससे? 40 वॉट के बल्ब से, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा और 40 वोल्ट वाले का रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा. चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. तो बल्ब ऑफ हायर वोल्टेज will have less resistance. in other words, resistance of 60 watt bulb, जो 60 watt का जो resistance होगा it will be less than the resistance of the 40 watt bulb. ये 40 watt के बल्ब से इसका resistance कम होगा. ठीक है, क्योंकि resistance is inversely proportional to the power. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. What do the following symbols represent in a circuit? Write the name and one function of each. हमें देखना है कि ये जो सिंबल्स हैं इनका क्या काम है या ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं और एक एक फंक्शन हमें बताना है. चलिए कुछ सिंबल है. अगर हम पहले सिंबल की बात करें तो ये जो पहला सिंबल है ये सभी लोग जानते हैं, ये की होती है ना, और इसका बेसिकली यूज हम लोग कहां पर करते हैं? सर्किट को क्लोज करने के लिए. तो इट रिप्रेजेंट अ क्लोज्ड प्लग की. इट इज यूज्ड टू मेक द क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, अगर हम दूसरे वाले सिंबल की बात करें तो ये क्या होता है? इट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, है ना, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है या इसको हम रियोस्टेट भी कह सकते हैं. तो ये क्या है? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसका यूज हम लोग
इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा हुआ था जो रियोस्टेट है एक सेम पोटेंशियल पर करंट को कम या ज्यादा करने का काम इससे हम लोग कर सकते हैं। अगर थर्ड सिंबल देखें तो ये थर्ड सिंबल किसका होता है, ये होता है आपका वोल्ट मीटर का। ठीक है, और वोल्ट मीटर का वर्क हम सभी लोग जानते हैं, वोल्ट मीटर का वर्क होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। ठीक है, अगर हम देखें फोर्थ वाला तो ये बेसिकली गैल्वेनोमीटर होता है, और इस गैल्वेनोमीटर का यूज हम लोग करते हैं स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, यानी स्मॉल करंट के डिटेक्शन के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। अगर हम फिफ्थ वाला सिंबल देखें तो इसका मतलब क्या है कि टू वायर्स हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। जैसे आपके पास एक वायर है AB, ठीक है, एक वायर है AB। अब सपोज करो यहां से आपको एक वायर लेके जाना है, अगर आप इसको ऐसे लेके जाओगे इसका मतलब है ये यहां पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। लेकिन यदि हम इस सेकंड वाले वायर को इस तरीके से लेके जाए, इस तरीके से, तो इसका मतलब है ये वायर एक दूसरे के ऊपर से निकल रहे हैं बट एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट्स वायर क्रॉसिंग, लिखा है ना, नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, ये एक दूसरे कनेक्टेड नहीं है। द वायर आर यूज्ड टू कनेक्ट वेरियस कंपोनेंट इन द सर्किट, एक सर्किट में कई सारे कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए हम इस तरीके के वायर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे सिंबल्स और उनके यूजेस हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, what is likely to happen and how it would affect the value of resistance if we pass the current for a longer time। इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि अगर हम किसी भी सर्किट में करंट को लंबे समय के लिए फ्लो कराते हैं तो उसकी वैल्यू, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट उस पर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से, H बराबर I स्क्वायर RT। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि हीट और टाइम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम ज्यादा समय तक करंट को फ्लो करेंगे तो ज्यादा हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और जब हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, है ना। चलिए अब देखते हैं इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन। तो when current passes through a conductor for a longer time, the conductor is heated due to Joule's law of heating। ये Joule's law of heating यहाँ लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, ये Joule's law of heating है। तो अगर हम किसी कंडक्टर में लंबे समय के लिए करंट को फ्लो कराते हैं तो Joule's law of heating की वजह से उस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होगी, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज। अब देखो जब हीट बढ़ेगी तो हमने आपको बताया हीट एंड रेजिस्टेंस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब हीट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो इस इफेक्ट की वजह से उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इज द सर्किट गिवन बिलो करेक्ट, जो हमें सर्किट दिया हुआ है क्या ये करेक्ट है, अगर नहीं तो आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। देखिए हमने पढ़ा हुआ था, यहाँ पर हमें दो चीजें दिख रही है। देखो ये बैटरी है, ठीक है, की भी सही है, रियोस्टेट भी सही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ठीक है, ये चीज गड़बड़ है, ये और ये क्यों है। हमने आपको समझाया था कि जब हम लोग वोल्टमीटर को किसी सर्किट में जोड़ते हैं तो वोल्टमीटर हमेशा पैरेलली कनेक्टेड होता है, और जो एमीटर होता है दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टमीटर और एमीटर दोनों में ही करेक्शन होना है। तो यहां जहां वोल्टमीटर लगा है वहां तो हम यूज करेंगे किसको, एमीटर को। ठीक है, और जहां पे एमीटर लगा हुआ है वहां पे हम किसको यूज करेंगे, वोल्टमीटर को, और अब हमारा सर्किट जो है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहां पर एमीटर आ जाएगा और यहां पर वोल्टमीटर आ जाएगा और हमारा सर्किट करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके जस्टिफिकेशन की। तो यहां पर हमने बताया कि सर्किट जो है इनकरेक्ट क्यों है ना, क्योंकि एमीटर जो है इसको हम लोग हमेशा किसमें कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, और जो वोल्टमीटर है इसको हमेशा हम कनेक्ट करते हैं किसमें, पैरेलल में। ठीक है, तो ये इसमें करेक्शन होना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाई एन एमीटर लाइकली टू बर्न आउट इफ यू कनेक्ट इट इन पैरेलल, एंड सेकंड पार्ट है व्हाई इज सीरीज अरेंजमेंट नॉट फाउंड सेटिस्फैक्टरी फॉर डोमेस्टिक लाइट्स। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एमीटर को अगर हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो ये बर्न आउट क्यों हो जाता है। देखिए आपको पता है एमीटर क्या होता है, एमीटर जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लो होता है ना। एक आइडियल एमीटर क्या है, जिसका रेजिस्टेंस लो हो, वो एक आइडियल एमीटर है। और ये हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग एमीटर को पैरेलली जोड़ेंगे, ठीक है, तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है ना। हमने आपको समझाया था कि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है और सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होगा, जब रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, करंट ज्यादा फ्लो होगा, और करंट ज्यादा फ्लो होगा तो एमीटर में हीट भी क्या होगी, ज्यादा जनरेट होगी, जिस वजह से एमीटर बर्न आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। इफ इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल अ लार्ज करंट फ्लो थ्रू इट,
Hence, large heat is produced and it may burn the ammeter. ठीक है, तो अमीटर का लो रेजिस्टेंस होता है और अगर हम पैरेलल उसको कनेक्ट करते हैं तो वहां पर उसको ज्यादा से ज्यादा करंट मिलेगा और उसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस होगी और वो बर्न आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बी क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट देखें कि अगर हम लोग सीरीज अरेंजमेंट में डोमेस्टिक लाइट्स को अरेंज करते हैं सीरीज कनेक्शन में तो ये सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है। क्यों? देखिए सीरीज में क्या होता है कि हमने आपको समझाया था, सीरीज में जितने भी हमारे पास अप्लायंसेज हैं या डिवाइसेस जो भी कनेक्टेड हैं इन सभी के लिए एक ही पाथ होता है करंट को फ्लो होने के लिए। ठीक है, सपोज करो ये वाला जो हमारा अप्लायंस है, जो डिवाइस है, ये हमारी खराब हो जाती है। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि जो बाकी के अप्लायंसेज या बाकी की जो डिवाइसेस हैं ये अपने आप काम करना बंद कर देंगे, यानी वे शट डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो सीरीज अरेंजमेंट होता है ये सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है इफ डोमेस्टिक लाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन ऑल लाइट्स विल बी स्विच्ड ऑफ इवन व्हेन ओनली वन लाइट फ्यूज। अगर एक लाइट फ्यूज होती है तो सारी की सारी जो लाइट्स हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ड्रॉ डायग्राम्स टू शो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, स्टेट 3 फीचर्स ईच ऑफ बोथ द कॉम्बिनेशन। तो यहां पर हमें बताना है सीरीज का डायग्राम कैसा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम कैसा होता है और 3 फीचर्स हमें दोनों के बताने हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम लोग रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। कई बार हम लोग इस तरीके से इसको बना चुके हैं। ये प्लस माइनस दो हमारे एक सेल हो गया यहाँ पे और हमें पता है करंट जो है वो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो क्योंकि यहाँ पर जो ये रजिस्टर्स हैं सीरीज में जुड़े हुए हैं, सीरीज में करंट की वैल्यू हमेशा एक ही होती है। और हम R1 के लिए करंट निकालें, R2 के लिए करंट निकालें, R3 के लिए करंट निकालें तो वैल्यू सेम आएगी, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो V1, V2, V3 ये अलग अलग पोटेंशियल होते हैं और जो नेट V होता है वो इन तीनों के अरिथमेटिक सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया सीरीज वाला। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं तो पैरेलल में क्या होता है कि यहाँ पर करंट के लिए अलग अलग पाथ होते हैं। आप देखिए यहाँ से I करंट आया और यहाँ I1 पहुंच गया, यहाँ I2 हो गया, यहाँ पर I3 हो गया। तो यहाँ पर जो करंट का पाथ होगा वो मल्टीपल पाथ होंगे। यहाँ पर देखिए सिंगल पाथ है, एक ही पाथ है करंट को फ्लो होने के लिए। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो पोटेंशियल होगा तीनों रजिस्टर्स के बीच में वो पोटेंशियल कैसा होगा, दैट विल बी सेम। ठीक है, यहाँ पर सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में हमारा जो पोटेंशियल है वो सेम होता है। चलिए ये तो थे इनके डायग्राम्स। अब हम लोग समझते हैं कि इनके फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो पहला फीचर्स क्या है, द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर्स। यानी अगर हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो हम लोग कई बार ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ये क्या होगा, सारे रजिस्टर्स के रेजिस्टेंस को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये जो नेट रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा। ठीक है, पहला फीचर ये है। दूसरा क्या है, The current flowing through each resistor is the same. अभी हमने आपको समझाया कि हर एक रजिस्टर में से जो करंट फ्लो होगा that will be same. And the third one, the voltage applied across the series combination of resistors is equal to the sum of potential differences across the individual resistors. अभी हमने आपको समझा कि अगर हमें V निकालना है, नेट वोल्टेज अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी रजिस्टर्स हैं उनके पास पोटेंशियल कितना है, उन सभी पोटेंशियल को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं फीचर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो रेसिप्रोकल ऑफ द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टर्स। ये हम लोगों ने समझा हुआ है कि यहाँ पर 1/R जो होता है यानी रेसिप्रोकल, इसमें जो नेट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, उनके रेसिप्रोकल का हम लोग क्या ले लेते हैं, सम ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर। हमें पता है कि यहाँ पर जो हर एक रजिस्टर्स में से जो करंट होगा वो अलग अलग होगा क्योंकि यहाँ पे करंट सेम नहीं होता है। ठीक है, और अगर हम थर्ड फीचर की बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हर एक रजिस्टर में वो कैसा होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। तो ये 3 फीचर्स थे। आई होप आपको ये आज के 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। लगभग 50 क्वेश्चन हम लोगों ने इन 5 पार्ट्स में किए। दिस इज पार्ट 5 और यहाँ पर हमारी टॉप 50 सीरीज कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।